जी पार्ट बी स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 का। और बीच में क्योंकि दिन पड़ गए थे तो पार्ट ए और पार्ट बी के कपड़े चेंज हो गए ऑनलाइन वालों, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन की थी पेपर पैटर्न की, और एक सवाल किया था जिसमें हमने सिंपल सा फाइनल अकाउंट का सवाल किया था ताकि हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट रिवाइज हो जाए, इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाता है, बैलेंस शीट में क्या आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपने इधर होके बैठना, आपने आप हाँ थोड़ा सा और कैमरे के एन सामने, वरना वरना ऑनलाइन वालों को लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहा है, हमें तो पढ़ा नहीं रहा। आपको देखूंगा तो उनको भी देखा जाएगा ना साथ साथ, यू नो द मीनिंग, हर चीज़ ही बता देता हूँ एक तो मैं ऑनलाइन वालों को। अच्छा जी, उसके बाद हमने IS-16 को ऑफिशियली तो स्टार्ट नहीं किया था, अनऑफिशियली स्टार्ट किया था। मतलब एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ज़रा एसेट का अकाउंट बनाना सीखा, अक्यूमुलेशन का अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ये सवाल था, इसके अंदर बात करते गए और स्ट्रेट लाइन को भी थोड़ा सा रिवाइज किया था। सिंपल सा सवाल था जिसके अंदर एक एडिशन था और एक डिस्पोजल। एडिशन था, हाँ एडिशन हमने डाल दिया था, और डिस्पोजल भी था, ठीक है। तो इस सवाल में कोई मसला तो नहीं किसी किस्म का, चले ठीक है जी। अब फिर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं IS-16 को। ये जो मैंने बातें आपको लिखी हुई दी थी कि इनको पढ़ना है और फिर इनको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है, तो एक पूरा पैटर्न है। देखें IS-16 के अंदर हमने बात करनी है इनिशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड कब करें, फिर इनिशियल मेजरमेंट किस पर रिकॉर्ड करें, कॉस्ट पर, तो कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के मॉडल्स कौन से हैं, और फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ये सारा कवर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं बीच में, जैसे चेंज इन एस्टीमेट हो गया, या एक एसेट जिसके कई कंपोनेंट्स हों, उनकी लाइफ कॉस्ट अलग अलग हो तो उनको अलग डेप्सिट किया जाता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें डालकर तो ये IS-16 हमारा F7 का बन जाता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन पढ़ी हुई है आपने फ्री में, रिवैल्यूएशन पढ़ी हुई है, वाह जी वाह। अच्छा चले जी, IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं किसे, एसेट को। अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, दीज आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज, कहां कहां यूज होता है, इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, या फॉर रेंटल टू अदर्स। ये ऐसे टेंजेबल आइटम्स हैं जिनको बिजनेस में होल्ड किस लिए किया जाता है, ताकि हम उनको फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस यूज कर सकें, या उनसे प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज कर सकें, या उनको दूसरों को किराए पर दे सकें। मसलन आपने एक प्लांट लगाया है, फैक्ट्री लगा ली, किस लिए लगाई है, ताकि आप वहां पर चीजें बनाएं और बनाकर लोगों को बेचें। तो ये प्लांट आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, मसलन आपने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें अपना हेड ऑफिस बना रही है। अब बिल्डिंग क्या है आपके लिए, PPE, ऐसा टेंजिबल आइटम है जिसको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए रखा हुआ है। या आप मिसाल के तौर पे जनरेटर बाहर से मंगवा के अपने पास रखते हैं और जनरेटर लोगों को किराए पे देते हैं, टेंजिबल आइटम है। तो इसको नोट करने पे जोर ना लगाएं, टेंशन ना लेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, पिक्चर ले लीजिएगा, समझने पे गौर करना है, ठीक है। कहीं नहीं जाता कुछ भी, सारा कुछ शेयर कर दूंगा, ये सब कुछ आपके लिए है, ये नगमे तुम्हारे लिए हैं। मैच किसके से देखा था कल, टाइम ही आया कितना से, है ना। चलो खैर, तो ठीक हो गया मैच, चलो जरा थोड़ा सा तसल्ली होती है। हाँ जी, चले जी। अच्छा जी, अब आपने कोई टेंजेबल आइटम इसलिए रखा हुआ है कि आप उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल कौन कौन सा हो सकता है, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए रख लें, या आप उसको प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं, या आप दूसरों को किराए पे दे रहे हैं। तो ये क्या है आपका टेंजेबल आइटम जो PPE कहलाता है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, इसको आप होल्ड करेंगे, एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसको यूज करेंगे फॉर मोर देन 1 पीरियड, तो तभी तो ये नॉन करंट एसेट बनता है और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को पूरा करते हुए आपके नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा फर्क बताता चलूं, ये जनरेटर है, ये आपने एक जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है जी, G फॉर जनरेटर, ये आपके हेड ऑफिस में लगा हुआ है और आप इसको खुद यूज करते हैं जब बिजली जाती है। तो जैसे कॉलेज में भी ये जनरेटर चल रहा है, बिजली गई हुई है,
तो ये एक ऐसा टेंजिबल आइटम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए है। गॉट इट? अच्छा, यही जनरेटर अगर आपने एक अपने इस्तेमाल में रखा हुआ और ऐसे ही 2-3 जनरेटर आपने और भी रखे हुए हैं, और ये जनरेटर आपके, या इवन ये वाला जनरेटर भी आपने, ये तीनों जनरेटर किस लिए रखे हुए हैं? आप लोगों को किराए पर देते हैं जनरेटर्स, तो ये जनरेटर फिर भी क्या है? आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर ये रेंट पे दी हुई है तो ये हमारा पीपीई है। ये पढ़ेंगे हम जाकर, IS 40 हमारा एक स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी, वहां जाके फिर फर्क बताऊंगा। अगर लैंड बिल्डिंग हो तो उसको रेंट पे देना, अगर आ जाए तो वो रेंट पर देना, फिर यहाँ से उसको निकाल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाता है। लेकिन इस वक्त बात प्रॉपर्टी के अलावा ऐसे आइटम्स की हो रही है जो टेंजिबल मूवेबल आइटम्स होते हैं, ठीक है? तो पीपीई क्या है? ऐसे टेंजिबल आइटम्स जिनको आपने होल्ड किया हुआ है बिजनेस यूज के लिए, या प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के लिए, या रेंटल टू अदर्स के लिए, और होल्ड करेंगे, फायदा देने, इनसे उम्मीद है कि इनसे हमें कई 1 साल से ज़्यादा अरसे का फायदा आएगा, ये 1 साल ज़्यादा अरसे तक इसको यूज करेंगे, तो फिर ये क्या कहलाते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगली बात, कब रिकॉर्ड कर लें जी? फिर कोई भी आइटम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट कब रिकॉर्ड कर लें? पढ़ा हुआ है आपने, मैं तो रिवाइज करा रहा हूं। जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। इनिशियल रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? कब रिकॉर्ड करना है, कब स्टैंडर्ड इजाजत देता है किसी चीज को एज एन आइटम ऑफ पीपी ही रिकॉर्ड करो, जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाए। रिकग्निशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है आपके नोट्स में। जी, cost of an item of PPE shall be recorded as an asset if and only if, शरायत है क्या? Number 1, it is probable that future economic benefits associated with the entity will associated with the item will flow to the entity, and cost can be measured। तो probable है future economic benefits और cost reliably measurable हो, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब ये फैसला तो हो गया कि ये इस तरह की कोई चीज़ है जिसको हमने इस क्राइटेरिया से गुजारा और अब ये रिकॉर्ड होने के लिए तैयार है। मतलब एसेट रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? बताओ, कोई पीपीई खरीदे एंट्री क्या करते हैं? पीपीई डेबिट, कैश, क्रेडिट, या पेएबल क्रेडिट, कैश कर लेते हैं फिलहाल। यानी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एसेट के अकाउंट को डेबिट कर लो। कब? जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाए। अब अगला मसला खड़ा हो गया, डेबिट कर लें, किस अमाउंट से करें? इसको कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। पहली बार जब पीपीई किताबों में आएगा कब? ये 2 क्राइटेरिया, किस अमाउंट पर आएगा उसे कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड कहता है इनिशियल मेजरमेंट इसकी हमेशा किस पर होती है? एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किस पर होती है? एट कॉस्ट। तो इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें? आंसर क्या है जी? एट कॉस्ट। ये पेज 115 मुझे लगता है पिछली दफा आपकी किताब का रेफरेंस था। चलें खैर छोड़ें, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? एट कॉस्ट इसको रिकॉर्ड कर लें। अब कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? कॉस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज इसके अंदर होती है परचेज प्राइस, एसेट खरीदा कितने। दूसरा, सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का होता है? सादा अल्फाज में हर वो खर्चा जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक, रेडी टू यूज करने तक जितने भी खर्चे हों। अब वो अगर बाहर से मंगवाया है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी है, बाहर से मंगवाया है तो उसका ये कहते हैं ऑक्ट्राई चार्जेस, जो समुद्री किराया होता है वो भी है। पोर्ट पे पहुंच गया कराची, हमने लाहौर में लगाना है तो आगे ट्रांसपोर्टेशन भी है, कोई कस्टम ड्यूटी, कोई क्लियरेंस वगैरह है, उसके वो चार्जेस भी हैं। फिर यहाँ पहुँच गया है तो उसकी अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं, टेस्ट रन के खर्चे हैं। ये सारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसेट को रेडी टू यूज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, अगर आप पर ऑब्लिगेशन है कि आप डिसमेंटल भी करेंगे इसको, जब इस एसेट को यूज़ करना ख़त्म करेंगे, लॉ है, या आप खुद करते ही हैं, आपने एंड पर इसको डिसमेंटल करना है, तो आज खड़े होकर एक अंदाज़ा लगाएंगे। लेट्स से 15 साल बाद हमने यहाँ से, हम एक ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा अंदाज़ा है कि 25 साल बाद यहाँ पे ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। तो जिस मुल्क में जाके ऑयल निकाल रहे हैं उस मुल्क के लॉ में लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ ऑयल निकालने आएगा बेशक निकाले, लेकिन बाद में साइट को रिस्टोर करके जाएगा, प्लांट वगैरह सब कुछ डिसमेंटल करके जगह साफ सुथरी करके जाएगा।
ठीक है, गंद डाल के नहीं छोड़ जाना। तो पहली चीज तो हमने क्या की थी, ऐड परचेज प्राइस। दूसरा, सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरा, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। आज खड़े होकर अंदाजा लगाएंगे 25 साल बाद लेट्स से 50 मिलियन रुपए का खर्चा आना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिस्काउंट करके, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को आज ही एसेट में ऐड कर लेंगे। ये भी पढ़ा हुआ है आपने F3 में, ये सिंपल लिखा हो, शायद नहीं भी होगा तो यहाँ पर हमें पढ़ना भी है, यहाँ पर सवालों में भी आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा जी, परचेज प्राइस, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ और ये काम करके देख लेते हैं, यानी ये को 2-3 काम है, इनको कर लेने में हर्ज नहीं। चलो खैर पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। अच्छा, आप इनिशियली मेजरमेंट इस पर कर लीजिए, सवालों में देख लेते हैं जाके क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, सवालों से समझते होते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली आप उसको कॉस्ट मॉडल में भी रख सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल। आइए 16 के अंदर 2 मॉडल्स अलाउड हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट डेट पर किस पे नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो फिर सब्सिक्वेंटली आप उसको कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। ये पढ़ा हुआ है ये 36 आपने, अच्छी बात है, जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे। नहीं पढ़ा हुआ आपने, नहीं पढ़ा हुआ F3 में नहीं है ना, अच्छी बात है, आप पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है, ये 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है, तो जब वो पढ़ लेंगे तो फिर मैं यहाँ पे आगे ऐड करूँगा। फिलहाल जो पढ़ा हुआ है आपने उसके हिसाब से बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, गॉट इट। और अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल में हैं तो फिर आपने रीवैल्यूड अमाउंट पे एसेट को रखना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है अगर रीवैल्यू भी नहीं हुआ तो कॉस्ट ही होगी, और अगर रीवैल्यू हो गया तो रीवैल्यूड अमाउंट होगी। लेकिन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है वो अमाउंट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस ना हुई हो, लेस उसमें से कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आ जाए। ये हमने करना है, सब कुछ ही करना है इंशाल्लाह। ये करके सिर्फ देखा था कॉस्ट मॉडल के ऊपर हमने जब एसेट को रखा हुआ था, जो पहला सवाल किया था, बस यही किया। फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एक अपनी बहस है, इसको बाद में ही करते हैं। ठीक है, पहले ज़रा मेरा दिल है कि यहाँ पर हम आ जाएं। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शेल दैट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन, जो रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया मीट कर जाए एज एन एसेट, शेल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। अब अगली लड़ाई चल पड़ी, कॉस्ट में क्या कुछ होगा जी, कॉस्ट कंप्राइजेज, कॉस्ट मुश्तमिल है किस किस चीज पे, परचेज प्राइस। ठीक है जी, परचेज प्राइस, लेकिन इसमें शामिल कर लो कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, लेकिन इसमें से डिडक्ट कर लो कोई डिस्काउंट्स हैं या रिबेट्स हैं। तो परचेज प्राइस तो हमने लेनी है, पहली चीज तो यही है, लेकिन इसमें ऐड कर लो इंपोर्ट ड्यूटीज, ऐड कर लो नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस को, और डिडक्ट कर लो डिस्काउंट्स या रिबेट्स को। ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स हो तो उनको क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, ओके, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या बताइए आपको, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, इनमें इंक्लूड हो सकता है एम्प्लॉय कॉस्ट्स, मतलब आपने कुछ लोगों को इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, अब जो इंस्टॉलेशन वो कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट उनको आप पे कर रहे हैं, तो वो आपका सैलरी एक्सपेंस नहीं है, वो आपने ऐसे अप्लाइज करना है। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई, और साइट प्रेपरेशन की कॉस्ट आ गई, साइट प्रिपेयर कर रहे हैं आप इंस्टॉल करने के लिए, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस आ गए, इंस्टॉलेशन आ गई, असेंबल करने की कॉस्ट आ गई, टेस्टिंग कॉस्ट आ गई कि एसिड सही प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्रोफेशनल फीस, कोई कंसल्टेंट बुलाया, कोई सर्वेयर बुलाया, कोई आर्किटेक्ट बुलाया, इन लोगों को प्रोफेशनल्स को पैसे दिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मसलन, लेकिन इसको एग्जॉस्टिव लिस्ट ना समझिएगा, सादा सी बात है, जो भी खर्चा एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी है वो, लेकिन एक बार जब एसेट रेडी टू यूज़ हो गया उसके बाद वाले खर्चों को यहाँ से नहीं, इस रूल से नहीं, बल्कि इस रूल से परखना है, वो भी हमने पढ़ा नहीं। फिलहाल एसेट इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है, कॉस्ट पे, जिसमें 3 ब्रॉड कैटेगरी। नंबर 1 परचेज प्राइस, इसके साथ क्या डिस्कशन है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स को लेस कर देना, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड कर देना। फिर इसके अलावा बाकी सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो एसेट को रेडी टू यूज़ करने के लिए ज़रूरी हैं,
मसलन इंस्टॉलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेस्ट रन है, कंसल्टेंसी वगैरह है, जो उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए ज़रूरी खर्चे हैं वो क्या करने हैं, एसडी कॉस्ट में ऐड करने। और तीसरी चीज़ क्या है जी, तीसरी चीज़ है इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग and removing items and restoring site on which it is located, for which an entity incurs legal or constructive obligation। फिलहाल लीगल सादा बात ही ठीक है कि आपको लॉ ने पाबंद किया हुआ है कि डिसमेंटल करके जाए। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं IS 37 बताऊंगा किसे कहते हैं, ठीक है, हमने IS 37 भी पढ़ लिया। मतलब आप अपने पास्ट एक्ट की वजह से या अपनी पॉलिसी, पब्लिश पॉलिसी की वजह से या स्टेटमेंट दी होती है जिस वजह से आप खुद के ऊपर एक बोझ डाल देते हैं, ठीक है। आपने घर जाके भतीजों को कह दिया मैं इस दफा आप लोगों को ईदी दूंगा, स्टेटमेंट है। खैर लंबी बहस है, IS 37 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ओके। तो बहरहाल फिलहाल सादा बात, अगर आप पर कोई लीगल, आप पर कोई ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन नहीं है डिसमेंटल करने की, तो फिर इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर ऑब्लिगेशन है, जोन सी भी है, ऑब्लिगेशन है आप पे, लाइबिलिटी है आपकी कि उसको आपने एंड पर डिसमेंटल करना है, तो आज ही एस्टीमेट लगाएं कितने पैसे देने पड़ेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज एसडी कॉस्ट में ऐड कर लें। वैसे तो एस्टीमेट में चेंज भी आ जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है चेंज इन एस्टीमेट, बस सिंपली इसको ऐड करेंगे और फिर इसको डिस्काउंट करके अनवाइंडिंग भी करनी है। ये उम्मीद आज करेंगे, सवाल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी जी, एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी जी, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, कॉस्ट। और कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ परचेज प्राइस, नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स जो कि वर्किंग कंडीशन लाने के लिए जरूरी है। नंबर 3 इनिशियल एस्टीमेट ऑफ। तो ये जरा उलट तरीके से चल पड़ा आज, मैं माजरत, वैसे मेरी तरतीब ये होती है कि हम सवाल पहले कर लिया करते हैं और उसके बाद आके थ्योरी देख लेते हैं अगर कहीं देखनी हो तो। मैं किसी भी टॉपिक में आप लोगों को आपकी किताब खोल कर नहीं पढ़ाऊंगा, सवाल कराऊंगा और फिर किताब खोल लूंगा और फिर मैं आपको कहूँगा देखो किताब के अंदर कोई चीज़ है जो रह गई हो, कोई रह गई हो तो पढ़ लेते हैं, कोई दावा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ होता नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाए तो रह जाए, वरना चीज़ें पूरी हो जाया करती हैं। तो जरा हमारी उलट तरतीब होती है, ठीक है, ओके। चल अब ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट करें कॉस्ट एट विच मशीन शुड बी रिकॉर्डेड। तो कॉस्ट निकालनी है और 1 मिनट में निकालेंगे आप। 1 मिनट ज़्यादा कम हो गया है, चलो 2 मिनट ले लो। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, इन्होंने नहीं किया, करना चाहिए था ना, ये सवाल नहीं किया, ये भी कर लिया, सुभान अल्लाह। अभी लेट आने वालों का हम इंतजार ऐसे नहीं कर सकते, साथ मिलना है आपने, ठीक है ना, तो मिलकर कर लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ मशीन यहां पे हम निकाल लेते हैं जी। क्वेश्चन 1 है, कॉस्ट ऑफ मशीन जी बच्चों, लिस्ट प्राइस होनी चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका मतलब 800 का 90% ले लेंगे या 800 माइनस 800 का 10% कर दें, बात तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रेमिटेबल टैक्सेस, इनकम टैक्स एडजस्टेबल इग्नोर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मसलन ये इसमें शामिल पड़ा होता फिर निकालना पड़ना। अब ये अलग पड़ा है तो शुक्र करो, जस्ट क्या करना है, इग्नोर। फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस तो नहीं एसडी कॉस्ट में ऐड होती, ये वाहिद इंश्योरेंस है जो एसडी कॉस्ट में ऐड होती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। उसके अलावा फायर है, थेफ्ट है, कौन सी भी इंश्योरेंस है वो आपके एसेट को रेडी टू यूज होने के बाद के खर्चों में वो पीरियड कॉस्ट होती हैं, वो आपके जो है वो एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। फिर फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट और ट्राई चार्जेस, ये क्या है बरा, समुद्री किराया, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन उसका नाम है ऐसे ही लिखा। लैंड प्रिपेयर करने की कॉस्ट, झाड़ियाँ लगी हैं, दरख्त लगे हुए हैं, उबड़ खाबड़ जगह है, ट्रैक्टर लगाए और जो है वो क्रेनें लगाई हैं, सारी सफाई कर रहे हैं, लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आपने प्लांट को इंस्टॉल करना है, तो वो खर्चा भी तो ऐड होना चाहिए। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दी गई है आपको, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ मशीन, ये मैं कह रहा हूँ एस्टीमेट ऑफ इनिशियल, ये पीवी है ऑलरेडी, ठीक है ना।
क्योंकि अभी मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी नहीं सिखाई, बस ठीक है। ये ज़रा सिर्फ आपको जो पढ़ाया है ना वो प्रैक्टिकली ज़रा देख रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह सारे बच्चे जो हैं फ़ौरन बताते जा रहे हैं, पॉजिटिव बात है, ठीक है कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन ज़हन में रखें जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो मुझे उससे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने थोड़ा सा उससे गुजारना ही है, नई चीज़ पे ज़्यादा टाइम, लेकिन वो ज़रूर मेरे सामने से और आपके सामने से गुजरेगा। ये नहीं है कि मैं कहूँगा अच्छा पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ठीक है, जैसा भी अच्छा पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज़रा एक दफ़ा क्लास के अंदर हम बेसिक चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मसलन क्या नाम है आपका? हसीब भाई ना एसी लेकर आए नया, ठीक है, और क्या नाम था आपका? हाँ अभी सही वाला नाम बोल रहा है, ठीक है। तो खान साहब और भाईजान जो है ये दोस्त हैं दोनों, तो इन्होंने कहा जी यार आज ज़रा साथ एसी ना घर पे रख आते हैं। अब रास्ते में तो ले गए, बाइक पे दरमियान में रख रुके, जैसे भी जो भी था गाड़ी पे ले गए, जैसे भी ले गए, उठा के ना अंदर लेके जाने लगे। तो लाउंज में एक शीशे का टेबल पड़ा था, उस पे आउटर वो जो होता है उसका बाहर का यूनिट जो होता है, ठीक है, वो गिरा, शीशा टूट गया। अम्मा के चप्पल तो पड़ेंगे सो पड़ेंगे, वो बात की बात है, लेकिन शीशा जो था वो 25,000 का था, और एसी जो है मतलब वो जो टेबल था 25,000 का था, और जो एसी है वो 2 लाख रुपए का लेट से आया है। तो अब एसी तो 2,25,000 में पड़ गया ना, क्या ख्याल है? तो आप इस शीशे के टेबल के टूटे हुए शीशे के टेबल के कॉस्ट को भी ऐसे ही एसी की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, है ना। हर दुनिया का एसी लगने से पहले एक शीशे की टेबल को तोड़ेगा तभी लग पाएगा ना। ये आपकी नेग्लिजेंस है, ये भाईजान की नेग्लिजेंस है। तो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई मिस हैंडलिंग की वजह से अगर कोई अब नॉर्मल वेस्टेज हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा, उसको एसडी कॉस्ट में ऐड करने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो लिस्ट प्राइस तो आनी है, ये माइनस हो जाएगा लिस्ट प्राइस में से, ठीक है, तो इन दोनों को नेट कर लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऐड की, नॉन पेमेंट टैक्सेस ऐड किए, इसको नहीं करना, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड हो गई, सब कुछ चल रहा है और सब ओके जा रहा है। ओ इसको नहीं ले सकते, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल वेस्टेज इसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ये एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फी फॉर द ईयर, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इसका क्या मतलब होता है भाई? अगर नया बिजनेस शुरू किया, अभी हाँ हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा बनी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री तो पूरी खड़ी करनी पड़ी, मुलाजिम तो सारे रखने पड़ते हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए, ठीक है, स्टाफ तो सारा रख लिया हमने, लेकिन अभी हमारी चीज़ें इतनी मशहूर नहीं हुई, हम जो चीज़ बना रहे हैं, तो रेवेन्यूज अभी कम है और एक्सपेंसेस, तो इनिशियल फेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेशंस पर भी लॉस आता है कि लेट्स से रेवेन्यू आया 100 मिलियन का आपको इस पीरियड में, लेकिन आपने 120 मिलियन की जो है वो कॉस्ट इनकर कर ली, ठीक है, तो आपको क्या हो गया 20 मिलियन का, ये क्या है, ऑपरेशंस से लॉस है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लॉस। लेकिन इनिशियल फेज के अंदर ये लॉस आया है, जैसे जैसे बिजनेस आपका ग्रो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े अरसे में जब डिमांड हमारी प्रोडक्ट की सही हो जाएगी तो ये लॉस कवर अप कर लेंगे हम। तो अब किसी सियाने ने कहा, बने हुए सियाने ने, कि यार देखो ये एसेट नया है, नए आने की वजह से ही ऑपरेटिंग के ऊपर लॉसेज, ऑपरेशंस पे लॉस आए हैं, तो इसको भी एसेट कॉस्ट में ऐड कर लें। करना चाहिए ना? नहीं, कभी भी नहीं। तो ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होते। ये क्या है, ये एक्सपेंस, ये जैसे पीएनएल, ये पीएनएल बन रहा होगा, उसके अंदर रेवेन्यूज आएंगे, कॉस्ट आएंगी और खुद ब खुद ये लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। एसिडी कॉस्ट में भी ऐड करके तो डेप्रिसिएट ही करना होता है ना, लेकिन ये काम नहीं करना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज को एसिड कॉस्ट में ऐड, समझ आ रही, पक्की बात। और लास्ट में क्या है, ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट। हाँ, ये ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, बिजली लगी कोई। अच्छा, एक ना IAS 16 में एक चेंज आया था कुछ साल दो पहले, जिसके अंदर उन्होंने, पहले ये होता था कि ट्रायल प्रोडक्शन में ना कोई सैंपल्स अगर बनते थे तो उनको बेचने की रेवेन्यू और उनको बनाने की कॉस्ट को भी नेट करके एसिड में ऐड करते थे। IAS 16 ने उसको ख़त्म कर दिया। अब बस ट्रायल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट हैं, उससे बनने वाले सैंपल्स जो हैं वो सिंपली जैसे कोई भी बाद में बनकर बिकने या पीएनएल में जाने, उनको भी इधर ही ले जाएं, यानी कि उनको बेचकर जो सेल आए वो पीएनएल में सेल्स में ले जाओ, उनको बनाने की जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ, ठीक है। फिर ये क्या है भाई, सिर्फ चीज़ें बनाकर तो नहीं बेच रहे होते, ये मशीन भी चली, लेबर ने भी काम किया, तो जो ट्रायल प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आई हैं, सैंपल को साइड पे रखकर बात करें, वो भी एसिडी कॉस्ट में क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है।
तो अब तरीके दो हैं, ठीक है, इसको देख लें। एक तरीका ये है कि जो कॉस्ट हैं वो ले लें और जो नहीं है उनको छोड़ दें, लेकिन एंड पे एक लाइन लिख दें कि हमने इनको क्या किया है, इग्नोर किया है खुद से, ये नहीं कि हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है जी, इनवॉइस, लिस्ट प्राइस है ना, इसको मैं कहता हूँ परचेज प्राइस। क्या मतलब, लिस्ट प्राइस तो थी 800,000, ऐसे ही है, लेकिन 10% इसमें से माइनस कर दो। अच्छा, अब 800,000 माइनस 10% ऑफ 800,000 करो, या 800,000 का 90% करो, कोई फर्क तो नहीं ना, समझ आ रही है। जहां समझ ना आए शर्म नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ, वो डिसाइड करना मेरा काम है, सवाल अभी नहीं पूछना था, बाद में पूछना है, या सवाल सही है मतलब नहीं है सही, ये डिसाइड करना मेरा काम है। आपने क्वेश्चन पूछना है जो समझ में ना आए, ठीक है जी। बोले, रुपीज इन थाउजेंड्स कर रहा हूँ मैं, ये रुपीज में डॉलर्स में, डॉलर्स इन थाउजेंड्स कर रहा हूँ जी। जी 720। नेक्स्ट, अब जो आने हैं वो लेते जाए, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन फंडेबल टैक्सेस, ये दोनों आने हैं 4,000 और, तो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी जी, मैं खुद ही देख लेता हूँ, आपको तकलीफ हो रही है, मतलब वो वाली तकलीफ थी, आपको तकलीफ क्यों दे, वो वाली तकलीफ हो रही है आपको, है ना। देख के बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने हैं, 6.3। उसके बाद अब दो तरीके हैं, मैंने जैसे अर्ज किया, एक मिनट, अच्छा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट अभी नहीं, ये इनकम टैक्स एडजस्टेबल आ रहे हैं ना, इसको लेना नहीं। अब इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, यहाँ पे लिखो इनकम टैक्स एडजस्टेबल और डैश लगा दो, या छोड़ दो और एंड पे लिख दो कि हमने इसको इग्नोर किया। वैसे बड़े सवालों में अगर ये इस तरह से आए एडजस्टमेंट तो फिर ये मसला है, वरना एमसीक्यूज के अंदर तो आपने बस आंसर ही टिक करना होता है, कोई वर्किंग शो करने की जरूरत तो नहीं होती। एनीवेज, नॉन रिफंडेबल टैक्स के बाद जो चीज़ आई उसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कितनी, 7, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इज फीस पेड टू क्लियरिंग एजेंट, 9,000, ये भी आना है। अब ट्राई चार्जेस भी आने हैं, लैंड प्रिपरेशन भी आनी है, इंस्टॉलेशन भी आनी है, एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग भी आनी है। तो ये 4-5 चीज़ें जल्दी से मुझे लिखवाएं। सबसे पहले क्या है, क्लियरिंग फी टू क्लियरिंग एजेंट, कितनी है जी, 9,000। उसके बाद और ट्राई चार्जेस 4.6। नेक्स्ट, लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट जी 8 उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट जी 7.8। नेक्स्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का इनिशियल एस्टीमेट 5,000। तो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। ये प्रोविजन क्रिएट होती है, यानी इसका डेबिट तो एसेट को पड़ गया, क्रेडिट क्या करें, कैश पे कर दिया होता है हमने, नहीं, तो एक लायबिलिटी बन जाती है। एंट्री होती है एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, जाहिर सी बात है वो काम सीख रहे हैं अभी हमने। तो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग बोले 5, ठीक है जी। उसके बाद ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई, कितनी, 4। टोटल कर दें जी आप, और तो कुछ नहीं ना बचा। जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली, अब जो रही हैं उनको एक लाइन में लिख देंगे ऐसे, दिस 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 इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ताकि उसको पता हो कि हमने खुद जानते बूझते हुए छोड़ा है। ये नहीं कि समझ नहीं आ रही थी छोड़ दिया, इस भाई को समझ नहीं आ रही थी इसने छोड़ दिया, इसने समझ के छोड़ा, दोनों को एक एक नंबर मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, एमसीक्यूज में जान छूट जाती है इन चीज़ों से, खैर चलें, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह सब समझ के ही करेंगे आप जी। बोले 776। कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई जी। अब जब डेप्रिसिएशन, ऐसा इससे आप एंट्री पास करेंगे, पीपीई डेबिट या मशीन का लेजर बनाया तो मशीन डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट।
फिर इस कॉस्ट को पकड़ेंगे और डेप्रिशिएट करेंगे इसकी यूजफुल लाइफ पे या इसका रेट ऑफ डिडक्शन गिवन स्ट्रेट लाइन से, रिड्यूसिंग बैलेंस से, आउटपुट मेथड से। सम ऑफ ईयर तो नॉर्मली यूज होता नहीं, कहीं देखा नहीं कभी, ठीक है सही बारह एक मेथड, ठीक है। अब साथ ही आपने यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल देना है। वो नोट क्या है जी, जो आपकी चीजें इग्नोर की। एक तरीका क्या था, सबको लिखते और आगे डैश डैश डालते जाते, वो भी बताने का तरीका था कि देखो ये लिखा है लेकिन हमने कॉस्ट में ऐड नहीं किया। दूसरा तरीका ये कि सबको एक लाइन में लिख दो। क्या, ये देखो, इनकम, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, मिस हैंडलिंग या एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस, लाइसेंस और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये लिखना है ऐसे। बोलो जी, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या सबसे पहले क्या है? एडजस्टेबल टैक्सेस, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, एबनॉर्मल लॉस वो फर्नीचर वाला, इंश्योरेंस एंड लाइसेंस फी, एक जैसा बन गया ना, जरा जान छुड़ा, फॉर द ईयर दो बार लिखना पड़ना, इंश्योरेंस एंड लाइसेंस फी फॉर द ईयर एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस are not made part of cost of machine ही है ना, यस। तो इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करेंगे? पहली बात पीपीई है क्या, पता लग गया। फिर कब रिकॉर्ड करेंगे? फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल कॉस्ट लायबिलिटी मेजर, किस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट पे। कॉस्ट में क्या क्या होता है? परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड कर दें, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर दें, डिस्काउंट्स को लेस कर दें, फिर सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करें और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग को भी ऐड करें। अब इस सवाल के अंदर ये एज इट इज गिवन थी, जबकि ये एज इट इज गिवन नहीं हुआ करेगी, इस पे हमें अपनी अकाउंटिंग की तबा आजमाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमें सिखाएगा अकाउंटिंग किसी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की या डिसमेंटलिंग की, ठीक है। इसी तरतीब में चलते हैं। पहले मैं सोच के तो घर से आया था कि इसके बाद इसको छोड़ देंगे, शायद इसको भी छोड़ देंगे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे रिवैल्यूएशन शुरू कर देंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरतीब यही चलने में ज़रा अच्छा लग रहा है। ऐसे 3 चीज़ें जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी है, तो इसमें बस ये तो एज इट इज़ ऐड तो कर ली थी। अब इस पे जो तफसीली बात है थोड़ी अकाउंटिंग, वो ज़रा सीखने के लिए तीसरा और चौथा सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, पढ़ें जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। ये क्वेश्चन तो आपने ना किया होगा, ये तो नहीं किया होगा, इसीलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ, फिर जो आप करके आए हैं उसको फिर इस लेक्चर का पार्ट भी बना के फिर मैं दूंगा आज, ठीक है। हाँ जी, कुछ समझ आया? क्या समझ आया? पढ़ाया तो मैंने आज तक है नहीं आपको, आपको किस समझ आ गया? ये तो आप F3 भी नहीं ना पढ़ के आए। ऐसी चीज़ें ज़्यादा मज़ा। IS-23 आपने नहीं पढ़ा हुआ, जब शुरू करेंगे आपको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, आप ज़्यादा पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। हर वो चीज़ आपको महसूस नहीं होने दूंगा मैं कि F3 कब शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, और F7 कब शुरू हुआ, लेकिन हम F7 कर रहे होंगे। और टेस्ट हम करते हैं किस तरह से, जब भी कोई टॉपिक ख़त्म होता है, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं
जहां जहां अवेलेबल है F7 के, लेकिन ऑफिशियल, क्योंकि सवालों का सही होना भी तो एक बात है ना। ऑफिशियल हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, कैपलान की स्टडी टेक्स्ट तो खैर पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है, और पीपीपी की मैं खुद पढ़ता हूँ आपके लिए, वो आपने नहीं पढ़नी। तो कैपलान की किट, बीपीपी की किट, एसीसी आपके सवाल, ये 3 जगहों से जाके हम सारे IAS 16 के सवाल कर देंगे। कोई सवाल इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जिसमें मसला हो। पहली अटेम्प्ट में 90% सवाल तो हो जाते हैं हमारे, और जो 10% रह जाते हैं वो भी ध्यान से देखने पर हो ही जाते हैं। यानी मैं सारा जोर स्टूडेंट को समझाने पे लगाता हूँ, लेकिन ज़बानी नहीं, थ्रेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली। लेकिन अगर मैं ही सारे किट के सवाल आप करा दूँ तो आपने क्या करना है? तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल आपको मिलता है ना टॉपिक करने के बाद, खुद सवालों को जाग करते हैं, मैं उनमें से करता हूँ ऐसे ही, कोई 2-4 सवाल देख लिए, को आपने कहा यार, कोई खुद देखे यार ये अच्छा सवाल है, मेरा दिल करता है कि ये करूँ, ऐसे कोई 1-2 करवा भी देता हूँ। लेकिन आप खुद कह रहे हो वास्ता ही खुदा था, बस ठीक है समझ आ गई सानू, ये बच्चे कर रहे होते क्लास के अंदर, यानी जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन इसके लिए क्या है, क्लास पढ़ना अलग मुसीबत, फिर घर पे जाके इतना सारा काम करना अलग एक एफर्ट, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बाकी फिर इंशाल्लाह बस ये कर लेना आपने, क्लास में छुट्टी नहीं करनी, और कोशिश करनी है जो काम दूं बस वो करते रहना है। तो आप जिस दिन कोई भी टॉपिक खत्म करें, उस टॉपिक में से एसीसी वाले आगे पर्चा ले लें आपसे, आप पास। जिस दिन सिलेबस खत्म हो, उससे 1 हफ्ते में भी सिर्फ आपको एक दफ़ा सिर्फ एक सवाल, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, पर करने की जरूरत पड़ जाती है, तो एक दफ़ा एक 2 सवाल भी करेंगे तो आपको सब याद होगा इंशाल्लाह, परेशानी नहीं होगी। अगले दिन भी दे सकते हैं पर्चा आप, लेकिन इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? आपकी तरफ से एफर्ट की, जो आपने कॉन्टीन्यूसली अब करनी है, ठीक है। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है, अल्लाह खैर करे। कंपनी ने परचेजा है एक प्लांट कॉस्टिंग $300, जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी शामिल है, ठीक है। इसकी लाइफ है 12 साल, और ये यकम जनवरी 16 को खरीदा गया है। इट इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू डी इंस्टॉल प्लांट। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज $100 एंड प्रिवेलिंग मार्केट डिस्काउंट रेट इज, अच्छा अब देखो, अगर 12 साल के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा ही ज़रा दूर हो गया ये है, और ये गुजारा कर लें, कोई नहीं खैर है। ओ सारी लाइन ही उल्टा, सारी लाइन ही उड़ा दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मौजूद है ये 100, यानी आपने 12वें साल के आखिरी दिन जाके ये 100 पे करना है, लेकिन एसिड की कॉस्ट तो आज निकाल रहे हो। तो ये आपने 300 रुपये का एसिड खरीदा, इंस्टॉलेशन भी इसी में शामिल है, इसमें आपने ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, परचेज प्राइस भी आ गई और इंस्टॉलेशन यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी आ गई। तीसरी चीज़ क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। 100 तो नहीं ना, 100 तो 12 साल बाद का है, इसको यहाँ पर लाकर अगर इस दिन की फिगर में ऐड करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जी, 100 इंटू डिस्काउंटिंग आती है। वैसे तो एनुइटी डिस्काउंटिंग मुझे आगे यूज करनी है लीज में जाकर IFRS 16 में, तो तभी मैं रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल सादा बात, प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी हो, परेशान नहीं हुआ करो, कहा करो हाँ, कहा करो ना, खैर। तो आपने क्या करना है जी, फ्यूचर वैल्यू को पकड़ना है, फ्यूचर वैल्यू को, फ्यूचर फेयर वैल्यू नहीं है, फ्यूचर वैल्यू को पकड़ना है, ठीक है जी। और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 + i या r कह लें रेज़ टू पावर -n। ये सीखा हुआ है पहले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये वही है, ये इंटरेस्ट ही निकलना है यहाँ से। हाँ जी, 12 साल बाद आपने जो 100 देना है, उस 100 को आप पकड़ो, 1 + 7%, इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 + 0.07, इसको यूं भी लिख सकते हैं 1.07, को मसला बोलो, तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो 1 प्लस रेट है ना रेज़ टू पावर n, तो 1.07 रेज़ टू पावर माइनस, अब कितने साल पीछे बुलाना है इसको, कितना बनता है बताओ, 44. लो जी 44.4 इसमें ऐड होगा, और ये 344.4 पर एसिड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। लेकिन इसको तो हम डबल एंट्रीज से ही सीखेंगे, डबल एंट्रीज करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। अब देखो इधर, ये 300 की क्या एंट्री हो रही है, 300 की एंट्री क्या हो रही है, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही है।
और जो 44.4 है इसकी एंट्री क्या हो रही है, इसकी एंट्री क्या हो रही है, पीपीई डेबिट, पीपीई डेबिट 44.4 और प्रोविजन इसको कहते होते हैं। प्रोविजन इसलिए कहते हैं, IAS 37 में जाके नाम पढ़ना है हमने सही तरह से। तो प्रोविजन कहते हैं ऐसी लायबिलिटी को जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो, टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो। पढ़ा हुआ है नाम, ये सुना हुआ है। IAS 37 का जिक्र तो सुना होगा कुछ आपने F3 में। इस CA का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, बचपन से चीजें पढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। CA का बड़ा चीज, एक ही बार चीज उठाई सारी सर पे फेंक दी, पहले पता ही कोई नहीं उस बच्चे को कि ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है नहीं। तो खैर यहाँ पे हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब पीपीई डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन ये एंट्रीज ऐसे नहीं करनी, इसकी तरतीब होगी, वर्किंग की भी एक तरतीब होगी, ठीक है जी, वर्किंग की भी तरतीब होगी हमारी और एंट्रीज की भी तरतीब होगी। वो तरतीब क्या होगी, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। पहले मुझे बताएं, यहाँ तक कोई डिस्कशन में मसला है तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूं जी। लाइसेंस देखो ये एनुअल है ना, ऐसे तो आप मिसाल के तौर पे जो जनरेटर आप जो आपने प्लांट लगाया है उसको चलने के लिए बिजली की भी तो ज़रूरत है, तो वो भी एसिड कॉस्ट में हर महीने ऐड कर लिया करें जो वो खर्च करता है। एक बार एसिड रेडी टू यूज हो जाए ना तो उसके बाद के खर्चों को ऐड करना है एसिड में या नहीं करना है, वो ये रूल है। तो ये बेसिकली रनिंग एक्सपेंसेस में आ जाती है इंश्योरेंस। क्यों कराइए इंश्योरेंस, फायर ना लगे, थेफ्ट ना हो, इस तरह के मसले मसाइल के लिए। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए इंश्योरेंस जरूरी नहीं है। एसिड तो चल रहा है, आपने अपने तौर पे एहतियातन उसकी इंश्योरेंस करवाई है, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई भी और रनिंग खर्चा है उसका। आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, ऑयल ट्यूनिंग कराते हैं, कैपिटलाइज कर लिया करें, क्यों नहीं करते। वो यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये जो आपके एनुअल इंश्योरेंस वगैरह हैं ये मेंटेनेंस के एनुअल चार्जेस है, ये सारे खर्चे आपके एसिड के इस्तेमाल की हालत में आने के बाद के खर्चे हैं, ये एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होते। वन ऑफ भी है तो भाई वो अगर एसिड, यार या तो यूं हो ना कि ये इस मुल्क में हमारे ये प्लांट चलने के लिए लाइसेंस जरूरी है तो वो तो इस कॉस्ट में आ जाएगा। लेकिन वो लाइसेंस क्या होता है, आप फलां काम कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो वो तो आप ये एसिड खत्म करें अगला शुरू करें, वो लाइसेंस कॉस्ट तो फिर भी ऐसी आपकी आती रहेगी, ठीक है ना। मेंटेनेंस को दें लाइसेंस, मेंटेनेंस भी तो ऐसे ही है, फ्यूल पावर भी तो ऐसे ही है, हर साल लाइसेंस आपने लेने ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन असल क्या है, पीपी IAS 16 क्या कहता है, आप सीज कर दो एसिड को, एसिड के अंदर कॉस्ट को ऐड करना जब वो रेडी टू यूज हो जाए, फिर एसिड कॉस्ट में उनको ऐड करना, सब्सिक्वेंटली फिर आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है। हाँ, अगर कैपिटलाइज करना है तो वो इन तीन में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो वो ऐसी कॉस्ट है जो अपग्रेड कर दे। क्या आपके लाइसेंस फी ने आपके एसिड को अपग्रेड किया है, मेंटेनेंस ने, रिपेयर ने, फ्यूल पावर ने? अगर किया है कैपिटलाइज करो, नहीं किया तो यहां पे रूल आ जाएगा, या तो वो अपग्रेड है, या वो किसी मेजर पार्ट की रिप्लेसमेंट है, या वो मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग है। अगर इन तीन में से नहीं है तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंस है, PNL में ले जाओ। तो इंश्योरेंस भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, वो रास्ते में अलाउ ही नहीं करते जहाज वाले आने के लिए जब तक इंश्योरेंस ना हुई हो, उनके गले पड़ जाती है चीज, तो इंश्योरेंस कराना जरूरी है एसिड को लाने। तो रास्ते की इंश्योरेंस, एसिड रेडी टू यूज नहीं हुआ तो वो खर्चा है, इसलिए वो इंश्योरेंस ऐड हो रही होती है। ऐसे ही लाइसेंस भी हो सकता है, मुल्क में मंगवाने के लिए लाइसेंस जरूरी है, नहीं होगा तो आने नहीं देंगे, वो लाइसेंस ऐड हो जाएगा। लेकिन आगे चल पड़ा है, अब हर साल कोई लाइसेंस पे करना है तो वो एसिड कॉस्ट में तो ऐड नहीं होना। ओके, कुछ कुछ समझ आ रही है, चलो कुछ कुछ भी बहुत है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। हम अपना एक फॉर्मेट बना लेते हैं जी, ठीक है। इसी फॉर्मेट के ऊपर हम काम कर लिया करेंगे। तो एसिड डेट लिखा करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखा करेंगे, यही फॉर्मेट हमारा आगे रीवैल्यूएशन में भी चलना है। ये फॉर्मेट मैं सब्सिक्वेंट फॉर्मेट एक ही रखता होता हूँ मैं, नॉर्मली कोई भी टॉपिक का सवाल करते हो तो सारे सवाल उसी तरह से करते जाते हैं, उससे ज़रा हेल्प मिल जाती है। ये नहीं होता कि हर दफ़ा कुछ नमा ही कट्टा खुले हो, ठीक है ना। अच्छा, यू नो द मीनिंग ऑफ कट्टा, सन ऑफ बफलो, एंड डू यू नो बफलो? नो, ओके। योर इंग्लिश इज वीक, नहीं क्या कहते हैं, स्लो, माई इंग्लिश इज फास्ट, दिस इज इंग्लिश, डोंट यू नो?
ओ माय गॉड, बच्चे कहने वाले कितने आ गए, तेरे पेंटुकल फंस गए है ना, 2-3 दिन बाद जाकर समझ लगनी है कि पढ़ा पढ़ू के साइड से करता है, गल्ला गल्ला दे है ना। देखो भाई, इतने शाम का वक्त होता है, थके हारे आप भी आए, मैं भी, हंस खेल के पढ़ना मकसूद है, पर्चा पास करना मकसूद है, मैं वाटर पा के तक लेता हूँ, तुम इंज करके बैठ रहे हो, को फायदा है, हंसो खेलो मौज करो, लेकिन काम जरूरी है। अच्छा जी, अब डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट की कॉस्ट आ जाएगी और फिर आगे प्रोविजन का भी एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन नंबर, अगर आपकी इजाजत चल रहने दो, मेरा दिल यहां से शुरू करूं, तीसरा यहां पे हो जाए, चौथा यहां पे हो जाए, तो सारी पिक्टूरे सामने ही आ जाए आपके, क्या ख्याल है? यू नो द मीनिंग ऑफ पिक्टूरे, क्या? तस्वीर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, डेट, डिस्क्रिप्शन, इधर दूसरा सवाल भी तो हो सकता है, पहले इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, जरा खुला खुला यार करने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट खरीदा है, प्लांट, प्लांट, अब इधर देखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया, पहली चीज क्या आएगी आपके पास, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट 300, ऐसे ही है ना, और उसके बाद पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग को भी आपने पीपी डेबिट कैश क्रेडिट ही करना है ना, बोलो 44 पॉइंट, सही है ना, लेकिन कैश तो भी पे नहीं किया, ये तो जाके पे करेंगे आप कहीं 12 साल बाद, ठीक है, वही करने लगा हूं मैं, वही समझाने लगा हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों पीपीई में ही जाने हैं, लेकिन यह ऐसे एंट्री करनी नहीं है ना, वर्किंग में से इसको बनाना है। अब तरीका क्या है देखिएगा, सबसे पहले किस दिन खरीदा, यकम, ठीक है, तो हमने यहां पर लेनी है प्लांट की कॉस्ट, वही कॉस्ट जिसके बारे में हमने क्या सुना है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, ऐसे ही है। तो सबसे पहले उसमें क्या आ गया, 300, ठीक है, कोई सही नहीं है यार। अच्छा, अब 100 रुपया ऐड कर लूं, 100 रुपया ऐड कर लूं, नहीं, मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और फिर उसको चूंकि लेकर आगे चलना भी है। देखो, ये जो आपने प्रोविजन बनानी है ना, जिसको पेएबल भी कह सकते हो आप, ये आज 44 की है, अगर यहीं पे छोड़ दी तो 12 साल बाद भी 44 पड़ी होगी, जबकि 12 साल बाद देने कितने हैं हमने, 100। तो एक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता लायबिलिटी ग्रो कराते हैं, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या होता है वो भी सुन लो। ये रेंट आएगा, ये यकम जनवरी पे हुआ ना, ये ऐसे करना नहीं है, इसका तरीका और है, समझा रहा हूं पहले, ठीक है। 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर पर एसिड क्या होगा, डेप्रीशिएट, ठीक है जी। और ये प्रोविजन को भी क्या करना है आपने, ग्रो कराना है। प्रोविजन 44 से बढ़ते 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 12 साल में 100 पे पहुंचेगी। अब प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बढ़ना खुशी की बात होती है ना, नहीं गम की बात है, गम लायबिलिटी का बढ़ना, सादी जी गल है भाएं ने दे विच केड़ा मसला फीसा कोरस है भाई, लायबिलिटी का बढ़ना खुशी या गम, गम है, गम इनकम या एक्सपेंस। अब ये खुशी या गम वक्त गुजरने की वजह से आ रहा है, ठीक है, बल्कि गम ही है। अब वक्त गुजरने की वजह से ये जो एक्सपेंस आ रहा है, बैठे बिठाए लायबिलिटी बढ़ी है, सिर्फ वक्त गुजरा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। तो कहते हैं इसका मतलब अनवाइंडिंग। असल में आपने क्या किया था, असल में आपने 100 को यूं लपेट कर इस दिन लाकर रख लिया था, 1.07 था, 12 साल पीछे, 12 साल लपेटा इसको, आज यकम जनवरी में इसको रख लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको अनवाइंड करना है, 44 को खोलते जाना है, यहां तक कि 12वें साल के एंड पे 100 पूरा हो जाए, वो 100 पेएबल में से डेबिट, प्रोविजन डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे।
एस्टिमेट चेंज आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये जो 44 इनिशियल एस्टिमेट है यही रहना है, ठीक है ना। लेकिन क्या करोगे आप कहोगे अच्छा जी 44 की प्रोविजन है, ठीक है, इस पर जिससे डिस्काउंट किया था उसी से अनवाइंडिंग करनी है, 7% इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके प्रोविजन को क्रेडिट कर दोगे, ये सारा कुछ सिखाता हूं अभी, ठीक है। तो करना तो ये ऐसे ही है, लेकिन इसका एक अच्छा तरीका है मेरे साथ, जो वर्किंग का फॉर्मेट है इसके ऊपर डाल देंगे तो आसानी से ये काम होता चला जाएगा, ठीक है। करें, अब करना क्या है ये समझ आ गया, ठीक है, करना कैसे है अब ये कर लेते हैं, एंट्रीज कराता हूं भी। ले जी, अब प्लांट और प्रोविजन यहां पर लेनी है मैंने। अब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, एक अंदाजा है डिसमेंटलिंग का, ठीक है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम जनाब, यहां पर लिखेंगे 100 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -12, ठीक है। क्या आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो प्रोविजन कितनी है जी 44.4। अब इस 44.4 को क्या करना है, एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। एसिड की कॉस्ट कहां पड़ी हुई है, ये 300 प्लस 44.4, आंसर इज 344.4। अब डबल एंट्री हम यूं करेंगे, देखिएगा डबल एंट्री हम यूं करेंगे, 31 दिसंबर 16, 17 भी है, ठीक है। अब हम एंट्री ऐसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं जी, तो पहले आप 31 दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 पर अगर आप एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहली एंट्री अब होगी कंबाइन मेरे दोस्त, वर्किंग से देखकर कंबाइन करनी है। देखो अब एंट्री बिल्कुल सामने सीधी सादी हो गई है। अब प्लांट के नीचे देखो कितना नजर आ रहा है 344.4, तो यकम जनवरी 16 पर आप क्या एंट्री पास करोगे, प्लांट डेबिट यकम जनवरी 16 पर प्लांट डेबिट कितने से 344.4 से, ठीक है। कैश या बैंक या पेबल भी हो सकता है, बहरहाल कैश या बैंक क्रेडिट 300 से, ये पैसे पे कर दिए हमने। और तीसरी चीज क्या है जी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग कह लें, ये कितनी आ गई 44.4। अब ये एंट्री देखो कैसे हुई है, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग क्रेडिट। को मसला है तो बताएं, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। हमने हर चीज को मेरे बच्चों पहुंचाना कहां तक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा मकसद ही वही है। इसीलिए पहले दिन क्या बना दिया था, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का। और हर टॉपिक में हमने टॉपिक में बात सीखनी नहीं है और आगे फिर चल पड़ने। जैसे हमने पहले सवाल में भी क्या किया था, पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, जो भी पिछले वो किया था एल्फर्ड लिमिटेड वाला, इधर भी ऐसे ही करेंगे, हर सवाल में ऐसे ही करेंगे, हर टॉपिक में ऐसे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या होगा जी, वक्त गुजरेगा, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एसिड की आपने निकालनी है, तो एसिड रिएक्शन निकलेगी कैसे, 344.4 कॉस्ट आ गई, डिवाइड कर देते हैं इसको यूजफुल लाइफ से। तो ये आपके सामने लाइफ ही तो थी, जितने साल आपने इसको पीछे बुलाया था, ये सॉरी ये तो लेके जाना है जी, 12 साल लाइफ आ गई, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 28.7, भाई एक डेसिमल ही रखना, ठीक है। ले जी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, इसको कैरिंग अमाउंट कहें, इसको बुक वैल्यू कहें, इसको कैरिंग वैल्यू कहें, जो मर्जी कह लें, कितना 315.7। अब ये 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला आपने, और 31 दिसंबर 16 पर ये आपके प्लांट की कैरिंग वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे आप 31 दिसंबर 16 पर,
जी क्या एंट्री करोगे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, नहीं ये अलग ही रखनी है, ठीक है, इसको कंबाइन करना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 28.7। कुछ भी करना जरूरी नहीं है फिलहाल, सिर्फ सीखें, फिर करना क्या जरूरी है पता लगने लग जाएगा। कौन सी डिस्क्रिप्शन? ये भाई देखो ना, अगर तो एमसीक्यू आपका है तो आप अपने सफ़े के ऊपर वर्किंग करोगे तो उसमें आप इसमें कॉस्ट को सी भी लिख दो तो किसी ने कुछ कहना है आपको, या कुछ भी ना लिखो तो किसी ने कुछ कहना है। लेकिन अभी तो सीखने का ज़माना चल रहा है ना बेटा, तो अभी चीज़ें जहन में बिठानी है। ये कुछ ना लिखे बगैर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पहले तैयार तो होंगे ना, चीज़ें याद होंगी तो डायरेक्टली चीज़ें करेंगे ना। अभी लिखना है, अभी चीज़ों को याद कर लें, फिर देखते हैं, ठीक है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट पक्का कर रहे हैं। अच्छा जी, हो गया जी ये काम, कुछ और तो नहीं करना? क्यों नहीं यार, क्यों नहीं? अभी तो मैंने इतनी कवाली किया है। प्रोविजन 44 में ही पड़ी रहे? नहीं भाई, उसको अनवाइंड करना है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जिसको कहते हैं। तो उसके लिए अभी देखो क्या करेंगे, ये देखें जी, ये देखें 44.4 पर 7% लगाएं, बोले 3.11 कर लें, 3.1 ही कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये निकाल दें प्रोविजन में से या ये डाल दें प्रोविजन में? ऐड होना है, ठीक है। तो प्रोविजन कहां पे पहुंच गई? 47.5। ओके, ये बैलेंसिंग भी निकल सकता है, लेकिन चलो। अब ये 3.1 की जर्नल एंट्री क्या बनी? 31 दिसंबर 2016 पर, बोले एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, लायबिलिटी नहीं, प्रोविजन है नाम इसका। I37 में जाके पढ़ना ही है, अभी पढ़ रहे हैं बेसिकली, वहां पर इसका जिक्र है। प्रोविजन ऐसी लायबिलिटी कहते हैं जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो सकता है 2-3-4 साल बाद जाके मजदूर कहें एहतजाज हमारी मांगे पूरी करो, मिनिमम वेज बढ़ जाए, तो जो अंदाजा हमने लगाया था वो चेंज हो जाए। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, चेंज इन एस्टीमेट पढ़ेंगे। बहरहाल इसके अंदर चेंज इन एस्टीमेट प्रोविजन के अंदर या आपके सिलेबस में नहीं। ओके, सही है। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को डील करता है IFRIC 1, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी का नंबर 1 एक पर्चा है, ठीक है ना जी। खैर पर्चा नहीं, मतलब उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी, खैर जरूरत नहीं है, काम चल रहा है ना, चलाएं बस ऐसे। ले जी, 344.4 जरा तमीज से लिखा हमने, 300 और 44.4 किया तो बड़ी सारी जगह हमारी बच गई। ले जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंट्रीज हो गई हैं। अब 17 की एंट्रीज जरा करें, 1 मिनट भी ज़्यादा है वैसे आपको जो मैं दूं तो। अच्छा जी, 1 मिनट, अब जरा डबल अंडरलाइन तो नहीं करना, चलना अभी आगे। अच्छा अब जी इधर हो गया अगला साल। अच्छा अब इसका एक और तरीका भी है वर्किंग का, मतलब वर्किंग का फॉर्मेट सब सेम है, लेकिन छोटी सी बात जिससे आपको फायदा हो सकता है। मसलन देखे ना, अगर आपको वो कह दे सवाल के अंदर MCQ एक आ गया, यही सवाल लिखा हुआ है, सवाल यही है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट में तो P&L में क्या जाना है, बैलेंस शीट में यही पूछता है ना। लेकिन मैं फॉर इंस्टेंस मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह देता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022।
क्या करोगे, शुरू हो जाओगे यकम जनवरी 16 से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर जाके कहीं बनेगा 22, फिर जाके, तो उसके लिए जंप लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें तो जंप लगाना आसान है, आपने 1 साल की डेप्शन निकाली, 5 साल से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 की निकल आई, कोई मसला। इसमें भी ऐसे ही हो सकता है ना, 3.1 इंटू 5 कर दें, है ना, हर साल बराबर जो इंटरेस्ट होना है, मारे गए ना। तो या तो लंबी वर्किंग करेंगे या कोई तरीका होना चाहिए। तो इसी को करने का एक और तरीका भी है, 3.1 नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी। तरतीब क्या है देखना जरा, ये ऐसे ही चलना है। नंबर 1 क्या करोगे, डेट नहीं लिखोगे, पहले डेप्रिसिएशन की डेप्शन निकालकर माइनस करके एसेट की क्या निकाल ली, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। स्टेप 2 में आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट की फिगर निकालने की बजाय आप प्रोविजन निकाल लें, किस दिन की, 31 दिसंबर। अब ये डेट लिख लें, 31 दिसंबर 2016 पर आए, और इधर देखना जरा, आपने 12 साल बाद 100 रुपया पे करना था, तो 12 साल पीछे बुलाया था आपने, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, 44.4। अब जब ये कब की बात है, यकम जनवरी 16 की, अगर आप 31 दिसंबर 16 पे आ गए हैं, तो आप इस प्रोविजन को सेटल करने के 1 साल करीब नहीं आ गए, 1 साल करीब आ गए, तो अब कितना दूर रह गए, 11 साल। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 1.07 रेज टू पावर -11, आंसर क्या आता है, बोले आंसर क्या आता है, 7 पॉइंट, नहीं ना यार, इट इज नॉट पॉसिबल, अनपॉसिबल, इंग्लिश फास्ट वाली में अनपॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं बोलना जी, 40, हाँ अब ठीक है। तो ये बैलेंसिंग निकाल लिया आपने, क्या चीज, इंटरेस्ट, 3.1, वही 3.1। कोई मसला, इससे फायदा पता है क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मसलन आपसे 25 की एंट्रीज मांग ले, तो आप 24 की एंड तक इस तरह से जंप करके जा सकते हैं। कैसे, आप कहेंगे जी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 साल गुजर गए, तो 3 साल दूर हैं, तो यहाँ पे -3 करोगे तो क्लोजिंग और इंटरेस्ट 5-6 साल का सही वाला निकल आएगा, लेकिन उसकी एंट्री नहीं करनी होगी, क्योंकि वो आपने 24 के एंड का बैलेंस निकाला है। ये 25 को ओपनिंग बनेगा और फिर आगे 25 का साल करके एंट्रीज। बात समझ आई, ये एक तरीका है, समझ आया, ये भी एक तरीका है, ओके। अच्छा, अब बैलेंसिंग आ गया, क्या चीज, बैलेंसिंग क्या चीज आई है जी, इंटरेस्ट 3.1, उसकी एंट्री कर दी, ये प्रोविजन को बढ़ा रहा है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, को मसला। अब इसी तरीके को जरा 1 साल और कर लेते हैं, जरा पक्का हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे जी, एसेट को डेप्रीशिएट, इसको नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम उसी को चला लो, बेहतर। वैसे स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट को, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग से करें, आंसर सेम ही आता है, कहीं यूज होगा तो इंशाल्लाह बता दूंगा, ओके। अच्छा खैर, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी, 28.7, और बुक वैल्यू कितनी आ गई, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कितनी आ गई, बोले 287, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका नया क्या सिखाया आपको, पहले इंटरेस्ट निकालें या क्लोजिंग निकालें, और इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकालें, क्लोजिंग निकालें, मुश्किल भी कोई खास नहीं है ना, लेकिन फायदा दे जाएगा कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जाके आपको। आंसर दोनों से सेम आ रहा है, तो ऐसा काम क्यों ना कर लें जो हर सूरत में चल जाए, ये ना हो के वो फिर लंबी वर्किंग करने बैठे, टाइम जाया हो, ठीक है। तो इधर देखो, इधर देखो, 100 प्रोविजन 100 ही है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ना इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, ना ही 12 साल में चेंज आया, ये तीनों में से कोई भी चीज चेंज हो जाए ना, इसको एस्टिमेट चेंज कहते हैं, ठीक है। बहरहाल 100 इंटू 1.07, अब 1 साल और करीब आ गए लाइबिलिटी के सेटल करने के, कितने साल दूर रह गए, तो -10 लिख दिया, आंसर 50.8, तो बैलेंसिंग फिगर 3. नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब ईयर एंड 31 दिसंबर 2017 आया,
अब एसेट दोबारा खरीदने की तो एंट्री ना करनी है आपने, वो तो खरीद लिया था। और बोलो पहली एंट्री कोई नहीं होनी, ईयर एंड आएगा। हाँ जी, 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 28 पॉइंट, ये एंट्री करेंगे आप। और उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो डेप्शन तो हर साल बराबर आ रही है, पर इंटरेस्ट चेंज हो रहा है क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस चेंज हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रही होती है ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 3.3। उम्मीद तो बढ़िया समझ आ गई होगी, बाकी नहीं आई तो पूछ लें। मैं इसलिए आपको बच्चों को बिठा के पढ़ाता हूँ, थोड़े हो या ज़्यादा, कैमरे को तो सब समझ आ जाती है ना जी। हाय हाय, मार्कर देने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अच्छा जी, अब क्या चीज़ अब होनी चाहिए जी? नेक्स्ट जी, पीएनएल बना लें, बैलेंस शीट बना लें, और आप बनाएं। आपने F3 में पीएनएल बैलेंस शीट बनाया हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंसेस जाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज। ज़रा ट्राई तो मारो, क्या करते हो, कुछ तो करोगे ही। आप लोगों को तो मैंने फाइनल अकाउंट्स बनवाए, आप भी ट्राई मारो। जो ईयर उसने लिखे हुए हैं 16 और 17, पहले 16 बना लो, ये मैं बता रहा हूँ। जी बच्चों, शुरू करूं मैं? भाई मार्कर मंगा ले यार, तेरी मेहरबानी उस्ताद, तड्डी बड़ी मेहरबानी भाई। अच्छा जी, अब पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, तो इस पूरे सिनेरियो को दिमाग में लेकर बताएं, पीएनएल में पॉसिबली कौन कौन से आइटम्स इस पूरे सवाल में से जा सकते हैं? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और प्रोविजन नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेटा प्रोविजन तो बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ये दोनों साल का सेम ही था, 28.7, और 2017 का 28.7, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में आएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले साल का है 3.1, दूसरे साल का है 3.3। अब देखो, आपको एमसीक्यूज में कोई एक चीज इनमें से पूछ सकता है, कह दे इंटरेस्ट कितना पीएनएल में जाना है, डेप्शन कितनी जानी है, या बैलेंस शीट के अंदर एसेट के बारे में पूछ ले, प्रोविजन के बारे में। तो पीएनएल सही बनाया था, सही बनाया था पीएनएल, तो बनाया ही नहीं था अभी। पहले बैलेंस शीट बना रहे थे, चलो अब बैलेंस शीट बनाओ, सारे बनाओ, लग जाता है पता, बनाओ बनाओ।
हाँ जी, इतनी देर लगा दी, मेहरबान, बैलेंस शीट बनाते बनाते। जी चल देखिएगा, नॉन करंट एसेट्स में क्या आना है, प्लांट या प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट जो भी लिख लें। अब इधर देखिएगा, ये ना मेरी वर्किंग वन है, जैसे ये नहीं मांग रहा था मुझसे, एंट्रीज मांगी गई थी, मुझसे एक्सट्रैक्ट मांगे गए। अब आप लोग पता नहीं कितनी देर लगा रहे हैं, प्लांट रेडीली अवेलेबल है। इस वर्किंग के फॉर्मेट का कमाल देखें, किस दिन की बैलेंस शीट बनानी है, 31 दिसंबर 16 की। तो 31 दिसंबर 16 की शाम को हमारा प्लांट क्या वैल्यू शो कर रहा है, 315.7। यहां पे आकर लिख दे 315.7। क्या ख्याल है? अब आपको नहीं नहीं हमें ये नहीं पसंद आया, हम तो यूं चलेंगे, पहले एसेट को रिकॉर्ड करेंगे 344.4, फिर पहले साल के एंड पे जाके डेप्रिसिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 28.7, तो फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो मैं कहूँगा पागलियो, ठीक है ना, टाइम बचाना है, ठीक है, सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही ये कैरिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है, तो एसेट का एसेट की कैरिंग वैल्यू अगर 315.7 है तो प्रोविजन की कैरिंग वैल्यू भी तो इसके सामने ही आ रही है, ठीक है, 315.7। तो प्रोविजन कहाँ पे शो कर दें, नॉन करंट लायबिलिटीज में करें, क्योंकि 12 साल बाद ये सेटल होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, प्रोविजन, और प्रोविजन का बैलेंस नजर आ रहा है 31 दिसंबर 2016 पर 47.5, ठीक है। तो इतना आसान काम है, एक वर्किंग करेंगे। अब एमसीक्यू के अंदर, मल्टीपल टास्क के अंदर, मल्टीपल चॉइस के अंदर, या इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल में इसकी एडजस्टमेंट दे दे, जहां मर्जी चला जाए, हमने तो सारा कुछ ही करके देख लिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ किस चीज से, इतनी सी वर्किंग करोगे। अगर बैलेंस शीट पीएनएल फाइनल अकाउंट के सवाल में ये एडजस्टमेंट है तो पीएनएल में जो जाना है वो भी नजर आ रहा है, बैलेंस शीट में जाना है वो भी नजर आ रहा है। अगर वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी टेकन टू पीएनएल इन 2017, बता सकते हो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्शन, व्हाट इज नेट एक्सपेंस या नेट इनकम, लेकर कोई भी पूछ ले बात, सारा कुछ तो यही पड़ा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। तो एक वर्किंग और मल्टीपल वहां से सवाल वो बनाए। फाइनल अकाउंट्स में सवाल मैक्सिमम वही होता है, वो भी सामने आ गया, एंट्रीज भी आ गई, सिर्फ एक वर्किंग से सारा कुछ किया हमने, वर्किंग बुनियाद है हमारी, ठीक है। तो क्लोजिंग इधर देखो, 31 नवंबर 17 पर प्लांट क्या हो गया जी 287, और प्रोविजन क्या हो गई जी 50.8। क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन कसमें ले आवे इधर, फिर ले आओ इधर ले आओ। अच्छा जी, अब इस सवाल को जरा पढ़ते हैं, जरा इस सवाल को पढ़ते हैं। कंपनी हैज इंस्टॉल्ड एन ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, इजाजत है कंपनी को इंस्टॉल करने की जी, कर ले, चलो। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, इट इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन जनवरी 13 when prevailing market based discount rate was, initial cost of plant was 230 और estimated site restoration cost would amount to useful life of plant is 12 साल। company follows सीधी लकीर method, it is policy of company to measure its PPE using, ठीक है, रीवैल्यूएशन मॉडल आपके सिलेबस में उसमें भी होता है, जाहिर है आपका मॉडल रीवैल्यूएशन है, तो क्या अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो डिसमेंटलिंग, तो हुकूमत क्या कहेगी, आप डिसमेंटल ना करके दें, लॉ है तो है, वो तो I16 का मॉडल है। चलें छोड़े, बेटी पाओ, ये सवाल आपको करने में कोई मसला होना चाहिए, बोलो। तो ये सवाल आपको इंशाल्लाह एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें पार्ट बी के अंदर लेक्चर 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 ये होगा ना, एक पार्ट बी आएगा जिसमें इस सवाल की डिस्कशन आपको लास्ट टाइम वाली में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यार जो करना है ना मैंने सामने बता के सब कुछ आगे सामने ही करना है, ठीक है। ये सवाल हो गया उस जैसा एक सवाल है, ये करना तो आपने है, तसल्ली मेरी हो जाएगी कि चलो एक रिकॉर्डिंग पढ़ी, अगर किसी को समझ ना आए, ओके।
अगर हूँ मैं लभ जाए जी, कल वाला जो ना लभ्या तो फिर मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, ले जी, मैंने आपके साथ अभी तक सिर्फ इतनी सी बात कर ली। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? एट कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या होता है जी? परचेज प्राइस प्लस कुछ लवाजमात, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जिसमें कुछ चीजें आ सकती हैं, और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। गॉट इट? चल, अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक बार एसिड रेडी टू यूज हो गया, एक बार एसिड रेडी टू यूज हो गया, तो फिर सब्सिक्वेंटली इसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? डेप्रीशिएट। ओके, या अगर IS 36 पढ़ लें तो फिर इंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, वो भी पढ़ा नहीं। हाँ, अगर आप बैलेंस शीट डेट पर चाहें तो एसिड को कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्शन करके हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से भी बुक वैल्यू पे रख सकते हैं, और अगर रीवैल्यू करना चाहें तो रीवैल्यू कर लें, और फिर रीवैल्यूड एसिड को डेप्शिएट किया जाना आगे से, इसको तो सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है ये अच्छे से समझ आ जाएगी जब रीवैल्यूएशन करेंगे। वैसे आपको कॉस्ट मॉडल तो आता ही है, रीवैल्यूएशन भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, लेकिन हम इसको तफसील से करेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये ज़रा देख लें, अगर एक बार एसिड रेडी टू यूज हो जाए तो सब्सीक्वेंटली दो तरह के खर्चे उस पर होंगे। मतलब जैसे भी भाई कह रहे थे, एसिड जब हमने टेस्ट किया ना, ग्र करके चेक, ग्र चल गया, सही चल गया, ओके है, तो फिर उसके अंदर मजीद चीज़ों को ऐड नहीं करना, अब उसको डेप्रिशिएट करें। हाँ, सब्सीक्वेंट अगर एक्सपेंडिचर हो एसिड पर तो वो कैपिटलाइज सिर्फ इन 3 सूरतों में हो सकता है जो नीचे लिखी हुई हैं। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वो जो इन 3 में फॉल नहीं करता, उसके साथ क्या करना है वो। तो ये जो मैं आपको कह रहा था, आपने अपने बाइक की ट्यूनिंग कराई, रिपेयर मेंटेनेंस कराई, आपने अपने प्लांट मशीनरी की ओवर मतलब ये करवा ली, ट्यूनिंग वगैरह कराई, स्पाई करवाई, तेल तूल बदली कराया है जी, को नट बोल्ट कसवाए, सर्विस छोटी मोटी करवाई, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट क्या इसकी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, आउटपुट को बढ़ा देती है। आप CD70 लेकर गए अपना ट्यूनिंग कराने, बाहर निकल के 125 बन गया था, ट्यूनिंग के बाद क्या हो गया? ऐसा नहीं ना होता, बल्कि आप ट्यूनिंग किस लिए कराते हैं कि वो जिस कैपेसिटी एफिशिएंसी आउटपुट पर चलने के लिए बना है उस पर कम से कम सही तरीके से चलता है, ऐसे ही है ना। तो वो खर्चे जो डे टू डे सर्विसिंग के होते हैं, जिनसे के लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट सिर्फ क्या होती है जी? मेंटेन। जो जिस कैपेसिटी के लिए बनाया गया है उसको मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो उसी पर सही चलता रहे, ऐसे खर्चे एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होते हैं जब इनकर हो P&L में। मसलन रिपेयर मेंटेनेंस, कोई मसला? समझ आती है बात? सुना हुआ है ना पहले ये। लेकिन वो खर्चे जो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर जाएं, उनको आपने क्या करना है? कैपिटलाइज। अब यहां से आपका दूसरा टेस्ट शुरू होता है। मैं भी समझा के भेजूंगा, लेकिन जो 3 सवाल नीचे लिखे हुए हैं ना, 5, 6, 7, ये आपने ट्राई करना है। ठीक है, ये किए थे ट्राई, यही किए थे ट्राई। चलो पार्ट बी में तो ये मैं दूंगा आपको 3 चीजें ना, ये होमवर्क के अंदर, एक सवाल वो क्वेश्चन 4 और ये क्वेश्चन 5, 6 और 7। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है इसको चेक करते हैं। बस फर्क क्या पड़ेगा, आपने जो ट्राई किया है ना, आपको बस फॉर्मेट के ऊपर लेकर आ जाऊंगा मैं पार्ट बी के अंदर जो सवाल कराऊंगा, जिससे आपको एक सहूलत मिल जाएगी। और अगर वो मैच कर गया तो ओए होए होए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे स्काई हाई। वैसे सुना हुआ है कभी इसके बारे में? कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपग्रेड, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, ये F3 में थे थोड़े बहुत, इसको ज़्यादा बहुत कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़े बहुत से ज़्यादा बहुत की तरफ आते हैं। अब अगर कैपिटल, पहली बात ये क्या है छोड़ो, अगर सब्सिक्वेंटली आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और उस एक्सपेंडिचर से आपके एसेट में क्या आ गई? इम्प्रूवमेंट। मतलब जैसे अपग्रेड होती है, यानी आप जब अपने CD70 को लेकर गए तो आपने उसका इंजन चेंज करवा कर 125 का इंजन रखवा लिया,
तो वो अपग्रेड हो गया ना, ठीक है। तो अगर ये अपग्रेड हो गया है तो फिर इसको क्या कर लो, एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, क्योंकि इससे लाइफ या प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी या आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है, या पहले क्या हो रहा था, मेंटेन। तो अगर आपकी लाइफ वगैरह, एफिशिएंसी वगैरह, आउटपुट वगैरह इस एसिड की इस अपग्रेड की वजह से बढ़ जाए तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बाद में एसिड कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। पहले से कॉस्ट चली आ रही थी, बाद में कुछ और मजीद कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसका तरीका कार क्या है, इसको रिकॉर्ड कर लें एज पार्ट ऑफ दैट एसिड एंड अपग्रेड कॉस्ट शेल बी शेल का ऐसे उड़ गया है, shall be depreciated along with the original cost over assets remaining useful। जाहिर सी बात है, आपने एक अपग्रेड किया है मोटरसाइकिल के अंदर, तो जब कल को उसको बेचोगे तो अपग्रेड उतार के थोड़ी रख लेते हैं, अब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, उसी का हिस्सा ही होता है, तो बस भेज देते हैं। तो जो आपने कॉस्ट इनकर की है वो कॉस्ट आपने, अब देखो ना ज़बानी ज़रा लग रहा है थोड़ा टेंशन, सवाल में जाएंगे अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आप क्या कर लें, एसिड कॉस्ट में ऐड करें अपग्रेड कॉस्ट को, और फिर एक कंबाइंड कॉस्ट नहीं बना लें, और फिर उसको जिस दिन ये अपग्रेड हुई है उसके बाद जो रिमेनिंग लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट कर लें। नहीं समझ आती जी, लाइफ हो सकती है, वो एस्टीमेट चेंज होगा, वो सवाल हैं, उम्मीद है। पांचवा है, नहीं वो देखते हैं, ये देखो ना, ये मैंने कहा ना, ये मैंने नोट्स में डाला हुआ है, मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा तो बस ठीक है, लाइफ चेंज होगी तो देख लेंगे। अभी तो देखो, CL परचेज द मशीन फॉर 50,000 और यकम जनवरी मशीन एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू इज 5,000, डेप्रिसिएट ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यकम जनवरी 22 पे 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 4 साल डेप्रिसिएट हो चुका था, यानी 4 साल के बाद CL डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ, लाइफ बदल गई। द कॉस्ट ऑफ अपग्रेड इज 15,000, ये कर रहे हैं ना, हाँ मैं भी कहूँ 5वां तो पहले ही है यार, मुझे लगा शायद 5वां कहीं आगे है, मैं कहूँ इसमें नहीं आना, साथ ही में नजर आ गया, लाइफ बढ़ गई, ऐसा खैर। कॉस्ट ऑफ अपग्रेड इज 15,000, अपग्रेड इंक्रीज मशीन्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय, ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, कितने लिखे ये, कितने गुजर चुके थे 4, तो रिमेनिंग कितने थे 6। अब ये अंग्रेजी किसी तरह से हो सकती थी, वो यूँ कह सकता था कि अपग्रेड हैज इंक्रीज द मशीन्स रिमेनिंग लाइफ टू 11 years, या उसने यूं कह दिया इंक्रीज द रिमेनिंग लाइफ बाय 5, तो रिमेनिंग पड़े कितने थे उस दिन 6 साल, अभी 5 से बढ़ गया तो कितना हो गया 11, तो बस यही रिमेनिंग लाइफ है ना, यही है रिमेनिंग लाइफ। और फ्रॉम डेट ऑफ अपग्रेड अ न्यू एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान है, 5 मिनट का सवाल है भी ऐसे ही, ठीक है। पर पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन 4 के साथ 5 को कहीं से ढूंढूंगा, अल्लाह करेगा मिल जाएगा, ये भी दूंगा। मकसद क्या है, आपकी पहले ट्राई होनी चाहिए, समझाया ना थोड़ा सा, ठीक है। ये सादा सी बात है, एक चीज़ एसिड की कॉस्ट को बढ़ा रही है, अब थोड़ा सा दिलेरी होनी चाहिए कि अच्छा एसिड की मतलब एफिशिएंसी को, आउटपुट को, यानी अपग्रेड है उसको बढ़ा रही है, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, सवाल तो मैंने कराना है, लेकिन पहले अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका सीना खुलेगा, जहन खुलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये कुछ चीज़ें निकालनी है, तो ईमानदारी से इसको ट्राई करना है आपने, जब तक कि ये हो ना जाए आपने पार्ट बी में इसको कतअन नहीं देखना, ओके। सेकंड में, अच्छा 1 मिनट, यूं करो, एक कल मैं आते साथ कराता हूं, इसकी डिस्कशन के साथ अगर कोई मसला हो तो 7वां कर लें। क्या है 7वां, हाँ तो रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट में खुद करा लूँ जरा, ठीक है। मेजर इंस्पेक्शन वो भी खुद ही कराने हैं, हो सकता है कल के पार्ट बी के अंदर दे दूं, लेकिन अभी मेरा दिल है ये 2 आप करें, ज़्यादा बोझ ना पड़े, ठीक है। मेजर इंस्पेक्शन में ओवरऑलिंग, आपने मसलन एक बस चलानी है, ठीक है, वो बस चलानी है कलमा चौक से शादरा, लेकिन बस को चलाने के लिए रोड के ऊपर एक फिटनेस सर्टिफिकेट हुकूमत ने कहा है कि आपको देना पड़ेगा, जो हर 3 साल बाद
आपने एक जगह से एवेल्यूएशन करवानी है, ओवरऑलिंग करवा के फिर एक सर्टिफिकेट लेना है कि गाड़ी फिट है चलने के लिए, किसी किस्म का नुकसान नहीं देगी यहाँ पे आवाम को। अब मसलन आपकी इस बस की कॉस्ट तो है लेट से 2 करोड़, ठीक है जी, लेकिन आपको 2 करोड़ की इस बस को रोड पर लाने के लिए 2 लाख रुपए ओवरऑलिंग की कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है हर 2 साल बाद। आसान कर लेते हैं। अब पहली बार तो ओवरऑलिंग नहीं ना करनी थी, समझो ये शामिल ही है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन 2 साल गुजरने पर आपने ओवरऑलिंग करवाई। अब ये मेजर ओवरऑलिंग है, इसको एसिड कॉस्ट में क्या करना चाहिए हमें, ऐड, ठीक है, सही है, बहुत एक एक पुर्जा खोल के रख देते हैं आप। लेकिन एसिड अलग चलता रहता है और ओवरऑलिंग अलग चलती रहती है, यानी रिकॉर्ड करना है इसको एज एन एसिड ओवरऑलिंग को, और डेप्थ करना है इंस्पेक्शन की अपनी यूजफुल लाइफ के ऊपर। 2 साल पे इसको डेप्थ करोगे, डेप्थ करोगे, बोलो, उसके बाद पुरानी ओवरऑलिंग को डीरेकग्नाइज करके नई को रिकग्नाइज करोगे। तो ये चीज़ें ना आपने थोड़ी बहुत कहीं कहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा तसल्ली से, इत्मीनान से हम इसको करके ही जाएं। तो 7वां पहले करिएगा, इसको भी पेंडिंग रखिएगा, ये 7वां, ठीक है, ये आपका होमवर्क। तो आपका आज पार्ट बी जो होगा उसके अंदर मैंने आपको ढूंढ डांट के, कोई 3 कहीं से ढूंढ डांट के देने, पता नहीं कोई कभी कराया हो, कोई कभी अल्लाह करे मुझे मिल जाए। जो नहीं मिला उस पार्ट बी में नहीं होगा ना, ठीक है, मिल गया तो मिल गया, ठीक है। ये पार्ट बी अभी मैं ये क्लास को क्लोज करूंगा, ठीक है, और पार्ट बी आपको कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द मिल जाए। तो उसको जस्ट आपने, लेकिन उसको क्या करना है, पहले वो ले लेंगे पार्ट बी, उसके बाद ये सवाल फटाफट कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं हाँ, शर्म ही नहीं है इसको ये बात करते हुए, हैं उल्टा पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, उल्टा भाई ने कह दिया यैसी। भाई पहले बी पार्ट पढ़ लोगे फिर ये सवाल करने हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है ठीक है यार, क्या कर रहे हो यार, प्लीज यार प्लीज, पहले लेक्चर लेना है और फिर सवाल करने हैं। वो फिर हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ठीक है फिर, नहीं यार मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले आपने सवालों को करना है पूरी ईमानदारी से, जो समझ आए, लेकिन ये नहीं कि लगे रहना है, ठीक है, एक ट्राई करनी है पूरी ईमानदारी से, जो समझ में आए। ये नहीं यार क्या हो सकता है, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। जो समझ में आए ना एक बार वो पूरा करना है, उसके बाद पार्ट बी को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो पार्ट बी में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, अल्लाह करे मिल जाए मुझे। दूसरा होगा क्वेश्चन नंबर 5 अपग्रेड। तीसरा होगा ओवरऑलिंग, मेजर ओवरऑलिंग या इंस्पेक्शन, ठीक है जी। जी बेटा जी क्या कह रहे हैं, अच्छा हाँ उसको कुछ कह ही दिया आपने, चलो ठीक है जी। तो भाई अल्लाह अल्लाह करके ये हमारा लेक्चर 3 मुक ही गया। सॉरी, इस लेक्चर 3 का ये पार्ट पहले हमने क्या किया था, ए बी किया था, पार्ट ए, और ये पार्ट बी है। तो ठीक है जी, फिर पार्ट बी लगाऊं, इसका पार्ट सी होगा ये, ठीक है। बी तो ऑलरेडी यही था, ओके। तो ये जनाब पार्ट सी आएगा लेक्चर 3 का पार्ट सी, ठीक है। असर की नमाज की तरतीब कुछ रख लें अपनी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता नमाज भी कम हो, टाइम नमाज का कम होता जाना है, और आहिस्ता आहिस्ता साढ़े पढ़ने का टाइम हुण वधदा जाना है, ठीक है ना जी। तो लेक्चर 3 पार्ट सी ज़रूर बिल ज़रूर ये लेकर आना है कल की क्लास में, वरना फिर जितनी देर का ये लेक्चर होना उतनी देर का मुझे और लेक्चर देना पड़ेगा, मेरी तसल्ली बिल्कुल भी नहीं होती, वरना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें कुछ और सीखने को मिल जाएं और ये ऐसे जूंगे में हो जाए तो ये फ़ायदे की बात है, नुकसान की बात है। तो ये फ़ायदा लेके आना है प्लीज़, लेकिन पहले सवाल अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है जी। ओके भाई, क्लोज करें पार्ट सी, अभी जाके बनाता हूँ पहले में, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।